हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पढ़ेंगे इंडियन स्पेस प्रोग्राम को और मैं हूं मुकेश। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट इससे प्रश्न आता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। कृपया आप लोग वीडियो में बने रहें, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह आता है पीटी व्यू के दृष्टि से कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, और जनक को ही हम लोग पिता भी कहते हैं और अंग्रेजी में फादर भी कहा जाता है। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहिए, पिता कहिए या फादर कहिए, तो उनका नाम था विक्रम साराभाई। क्या नाम था? विक्रम साराभाई, ठीक है। अगर अन्य अंतरिक्ष विज्ञानियों में देखा जाए, अन्य स्पेस विज्ञानियों में अंतरिक्ष विज्ञानी जो हैं भारत के, उसमें नाम आता है सतीश धवन का। नाम आप लोगों ने सुना होगा, सतीश धवन का, ठीक है। और वर्तमान में इसरो प्रमुख कौन है? वर्तमान में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके हैं एस सोमनाथ। क्लियर है? एस सोमनाथ है। भारत में बहुत सारे ऐसे संस्थान आते हैं, जैसे कि सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। उसके अलावा नरसा, ध्यान दीजिएगा लो यहाँ पर, NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। अगर वही प्रश्न पूछा जाए कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है, तो ये आपको देहरादून में है। ध्यान देना है इन प्रश्नों पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जब भी एग्जाम में आप जाते हैं तो ये दोनों प्रश्न आपसे फंसेगा कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है। तो नेशनल वाला हैदराबाद में है। क्लियर है? उसके अलावा बेंगलुरु में जो है दो संस्थान हैं। बेंगलुरु में एक का नाम है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है ISAC। बहुत सारे ऐसे भारत में संस्थान हैं और उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इसरो का। इसरो, और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा अंग्रेजी वीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो सन 1969 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर को अगर देखा जाए तो बेंगलुरु में है। क्लियर है? और इसका वर्क क्या है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का? कि अंतरिक्ष अनुसंधान जो है, स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष अनुसंधान को जो है बढ़ावा देने का कार्य करना है, और साथ ही जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसमें जो है समन्वय को स्थापित करना है, ठीक है। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं, कौन है? वर्तमान में इसके चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। क्लियर है? और अगर ये पूछा जाए कि इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो वे थे विक्रम साराभाई, जिनको अंतरिक्ष विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। क्लियर है? तो इसका मुख्यालय जो इसरो का है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। दूसरा आता है जो कि है ISAC, और ये भी इसका भी मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका हिंदी होगा इन इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। क्लियर है? अर्थात इसरो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। इसरो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, और इसका भी मुख्यालय जो है ISAC का बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। क्लियर है? और इसका कार्य क्या है, वर्क क्या है ISAC का? कि उपग्रहों का निर्माण करता है। जो भी सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं उसको बनाता कौन है? तो ISAC बनाता है। क्लियर है? उपग्रहों का निर्माण करना। क्लियर है? और उपग्रह होते कैसे हैं? देखिए, ऐसे आपका सैटेलाइट हो गया। क्लियर है? अब आता है सैक।
अर्थात स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, TRE एप्लीकेशन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? इसका मुख्यालय अहमदाबाद, इसका मुख्यालय अहमदाबाद है। और इसका कार्य क्या है? अंतरिक्ष का उपयोग करना। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। प्रश्न ऐसे ही आपके पीटी में आएगा, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, कुछ भी हो। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। कब हुआ? 1969 में। ISSC अर्थात इसरो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है? तो वो भी बेंगलुरु में है। और उसका कार्य क्या है? उपग्रहों का निर्माण करना। सैक का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में। और इसका कार्य क्या है? अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। अर्थात यह उपग्रहों के उपकरण जो होते हैं उसका निर्माण करता है। उपग्रहों के उपकरण का निर्माण कौन करता है? तो सैक करता है। क्लियर है? तो ISSC जो है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, वह उपग्रह बनाता है, सैटेलाइट बनाता है। और उन उपग्रहों के उपकरणों का निर्माण कौन करता है? सैक करता है, जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। अब आइए चौथा पॉइंट, VSSC अर्थात विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, VSSC। और इसका मुख्यालय कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। त्रिवेंद्रम कहाँ है? केरला में। और ये क्या करता है? प्रक्षेपण जो यान होते हैं, प्रक्षेपण यान बनाता है। अर्थात उपग्रह बनाएगा कौन? ISSC बेंगलुरु वाला बनाएगा। उस उपग्रह के उपकरण कौन बनाएगा? तो सैक बनाएगा। और इन जो दोनों को बना लिया जाएगा तो प्रक्षेपण यान जिससे जाएगा, जैसे अग्नि है, मिसाइल वाला हो गया, वो जो भी प्रक्षेपण यान है उससे जो भेजा जाता है उपग्रह को ऊपर, उसको बनाएगा VSSC। और इसका मुख्यालय त्रिवेंद्रम में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, SD सार अर्थात सतीश धवन श्रीहरिकोटा एप्लीकेशन रेंज। और इसका मुख्यालय SD सार का कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। और ये क्या करता है? उपग्रह का प्रक्षेपण कर देगा, यानी कि अंतरिक्ष में उसको भेजेगा। तो समझ गए आप, इसरो क्या करता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देता है और अंतरिक्ष कार्यक्रम को समन्वय करता है। ISSC का मुख्यालय बेंगलुरु में है, वह उपग्रहों का निर्माण करेगा। और उपग्रहों के लिए जो छोटे छोटे उपकरण होते हैं उनका निर्माण सैक करेगा, अहमदाबाद वाला। उसके बाद जो प्रक्षेपण यान है उसका निर्माण करेगा VSSC त्रिवेंद्रम वाला। और उपग्रहों को प्रक्षेपित कौन कर देगा? SD सार, सतीश धवन श्रीहरिकोटा एप्लीकेशन रेंज, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और यहीं से सैटेलाइट को भेजा जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको कॉपी में जरूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। NRSC अर्थात नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है NRSC अर्थात राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र। और इसका मुख्यालय N है, नेशनल वाला है, फर्स्ट में ही मैंने बताया था। तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में होगा। कहाँ होगा? हैदराबाद में। और ये क्या करेगा? जो रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है सब, उससे जो चित्र जो लिए जाएंगे, फोटो खींचे जाएंगे, और प्लस जो आंकड़े होंगे उसी का यहाँ पर क्या किया जाएगा? विश्लेषण किया जाएगा। और तब जाके चित्रों को प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए क्या किया गया है? MCF बनाया गया है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। ये 2 गो है। पहला कहाँ है? हासन कर्नाटक में है। कहाँ है? हासन कर्नाटका में है। और जो दूसरा है ये भोपाल में है। ठीक है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। ठीक है, अब आइए, बहुत सारे हैं, जैसे उत्तरी कहाँ सेंटर है, पश्चिमी कहाँ है, पूर्वी कहाँ है, इस प्रकार है। ठीक है, IMD के बारे में ये काफी बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। IMD अर्थात इंडियन मेटीरियोलॉजिकल
सेंटर, इंडियन मेट्रोलॉजिकल सेंटर अर्थात भारतीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र, भारतीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र, और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। का 1875 में इसकी स्थापना हुई थी और इसे प्रश्न पूछा भी गया है बिहार एसआई में। और इसका कार्य क्या है, वर्क क्या है कि मौसम का पहले जानकारी देना अर्थात मौसम का पूर्वानुमान करना। और ये जितनी भी संस्थाएं हैं इन सभी संस्थाओं की भागीदारी से अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट पे हम चलते हैं। कृपया आप लोग वीडियो में बने रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बातें हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। और जो इसरो की कुछ उपलब्धियां हैं, इसरो की उपलब्धियां हैं, इसको देखिए। सबसे पहले सन 1962 में इनकोस्पार का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनकोस्पार अर्थात इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग। और इसका क्या कार्य क्या था इनकोस्पार का? कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में सुझाव देना, अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में सुझाव देना था। क्लियर है? उसके बाद सन 1969 में इसरो की स्थापना हो गई। ठीक है। उसके बाद 1975 में 19 अप्रैल 1975 को जो है आर्यभट्ट को छोड़ा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया 19 अप्रैल 1975 को। ये इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद सन 1982 और 1983 में दो काम किया गया। इनसैट 1A प्रक्षेपण किया गया लेकिन यह असफल हो गया। उसके बाद इनसैट 1B को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद सन 1988 में IRS-1A सफल हुआ था और यह प्रथम रिमोट सेंसिंग उपग्रह था। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि प्रथम रिमोट सेंसिंग उपग्रह कौन था? IRS-1A। कब छोड़ा गया? 1988 में। उसके बाद आइए 2008 में, अक्टूबर 2008 में मिशन मॉम को छोड़ा गया। मॉम, मून कहिए इसको, जिसके अंतर्गत चंद्रयान-1 था और ये सफल रहा और 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में ये पहुंच गया। क्लियर है? ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5 नवंबर 2013 को मंगलयान मूवी भी बन चुका है मंगलयान पे, और मंगलयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया, सफल रहा और लगभग 2014 में 300 दिन की यात्रा के पश्चात ये मंगल की कक्षा में पहुंच गया था। उसके बाद हम लोग 2019 में चंद्रयान-2 को छोड़े। ठीक है, और जिसके कारण यह असफल हो गया और पूरा देश रोया था, क्योंकि 2019 में चंद्रमा के तल पर इसको उतरना था लेकिन असफल रहा। स्पेस प्रोग्राम के अंतर्गत, स्पेस प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें पहला होगा जियो स्टेशनरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ऑर्बिट्स, और एक का नाम सुना होगा पोलर ऑर्बिट्स। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? अर्थात 36,000 किलोमीटर की जो ऊंचाई पर होती है उसी को भूस्थैतिक कक्षा कहा जाता है। भूस्थैतिक कक्षा, ठीक है, और ध्रुवीय कक्षा को कहा जाता है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। ठीक है, उसके अलावा होता है लॉन्चिंग व्हीकल, अर्थात जिससे हम लोग सैटेलाइट को छोड़ते हैं, उस लॉन्चिंग व्हीकल की बात हो रही है। और चौथा हो जाएगा कि इसका उपयोग हमें कैसे करना है। ठीक है, तो पृथ्वी के लिए जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लें। डिफरेंट ऑर्बिट्स, इसके अंतर्गत आएगा LEO अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट्स, MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स, और HEO हाई अर्थ ऑर्बिट्स, यानी कि निचली कक्षा, मध्यवर्ती कक्षा और उच्च कक्षा।
और निचली कक्षा में कितना होता है, 300 किलोमीटर के आसपास होता है। और यहीं पर क्या है, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन यहीं पे है, जैसे कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और ये क्या है, यूरोपीय यूनियन प्लस USA का है। उसके अलावा तियांगेंग चाइना का है, ये अपना अलग ही दुनिया बसा रहा है। और भारत भी इसमें भेजने वाला है, जिसका नाम है गगनयान, ठीक है। और ये इंडिया का स्पेस मिशन है। क्लियर है। नेक्स्ट पे आइए। MEO का मतलब क्या होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स, और ये लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं। ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है, क्योंकि यहीं पर नेविगेशन सिस्टम होता है। जो GPS का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, GPS वगैरह का, तो ये MEO के अंतर्गत ही आता है, 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और उसके बाद आता है HEO, हाई अर्थ ऑर्बिट्स, और ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। और यहीं पर जो है जियो स्टेशनरी अर्थात भू स्थितिक कक्षा, या पृथ्वी से भी देखिएगा तो बराबर ही चलेगा। और इसी के अंतर्गत हम लोग संचार उपग्रह अर्थात कम्युनिकेशन का जो सिस्टम होता है, इसी के अंतर्गत आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब जब पृथ्वी पर 24 घंटे में घूमता है, तो ठीक उसी प्रकार HEO का जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं, सेम वैसे ही घूमते हैं। क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा देखें कि आखिर ये जियो स्टेशनरी है क्या। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, या इनको ऑर्बिट्स कहिए, तो जैसे मान लीजिए ये होता है, गोलाकार होते हैं, और इसमें ये ऑर्बिट होता है, और ये क्या है, ये बीच वाला इक्वेटर है। क्या है, इक्वेटर है। और ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है। और ये वाला जो है, ये थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोड़ के जाना नहीं है, छोड़िएगा तो फिर फंसते रह जाएगा। बार बार पूछा जाता है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऑर्बिट क्या है, तो यही GSO। और ये वाला जो है इक्वेटर है, और ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड 24 आवर होगा, 24 घंटा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, पश्चिम से पूर्व, क्योंकि पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और इसकी हाइट क्या होगी, 36,000 किलोमीटर। इससे प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि भू स्थितित उपग्रह का टाइम पीरियड क्या होगा, तो 24 घंटा। डायरेक्शन क्या होगा, पश्चिम से पूर्व, क्योंकि पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व घूमती है। और इसकी ऊंचाई कितना होगी, तो 36,000 किलोमीटर। और इसका आकार क्या होगा, तो सर्कुलर होगा, ठीक है। इसका स्पेस जो होगा वो सर्कुलर होगा। और साथ ही इसमें संचार उपग्रह अर्थात टेलीकम्युनिकेशन छोड़ा जाएगा। और इसके अंतर्गत कौन कौन उपग्रह था, कल्पना 1, इनसैट 3D, इनसैट 3DR, ये सब क्या है, ये सब संचार उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।